डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी बेस्ड जो एमसीक्यू सीरीज लेके आए हुए हैं। आज उसमें हम ओल्ड सिलेबस के बेस पे बात करें, चैप्टर 12 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले भी हमने इसका फर्स्ट क्लास है वो डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 1 to 15 क्वेश्चंस वो सोल्व किए थे। आज की जो क्लास सेकंड है उसमें हम चैप्टर हमारा जो है ये न्यू सिलेबस के बेस पे देखें तो चैप्टर 10th रहेगा और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके 16 to 30 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। और आज का जो हम सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन्स आर, तो बीटी कॉटन्स की आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई हैं और इसमें मेनली हमने पॉइंट्स हैं उनको समझना है ध्यान से, और उसके बाद ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट इसमें ज़्यादा करेक्ट हैं या फिर आंसर हमारा क्या रहेगा। हाई यील्ड एंड और बीटी कॉटन से रिलेटेड हम पढ़ते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह है उनके प्रति रेजिस्टिविटी क्रिएट करता है। और बीटी कॉटन के ही टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि ये हाई यील्ड तो देता है, साथ में कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, क्रिस्टल्स वो यूज करता है, क्रिस्टल्स वो इसके अंदर बनते हैं और उन क्रिस्टल्स का यूज करता है कुछ डायप्टेरन लेपिडोप्टेरन टाइप के इंसेक्ट को किल करने के लिए। हाई यील्ड देता है, रेजिस्टेंट क्रिएट करता है बोलवॉर्म्स, मतलब बोल क्या होती है, जैसे गेंद लाइक जो टिंडे बोलते हैं हम कपास के अंदर या फिर कॉटन के अंदर, तो उनको जो वॉर्म्स या फिर लार्वे हैं उनको वहाँ पे बढ़ने से रोकता है। और इसके अलावा स्टेम बोरोवर से भी क्या करता है, रेजिस्टिविटी क्रिएट करता है। तो हालांकि ये सारे ही कॉन्सेप्ट बुक में हैं और हमने यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो फिर डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। तो इस तरीके से चूज द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है, एक प्रकार के हम बात करें तो वेक्टर का काम कर सकते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं। और इसके अंदर मेनली आपको क्या देखने को मिलता है कि कुछ ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड जीन है, वो एक ऑर्गेनिज्म से या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करता है। ये इसके बारे में आपसे करेक्टरिस्टिक्स है वो पूछा हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट एन आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। तो क्या कर सकता है ये, वैसे तो इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा ये डीएनए बना के, और ये जो डीएनए बनता है फिर हमारे जेनेटिक मटेरियल या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा सेल का जीनोम है उसके साथ इंटीग्रेट करके और हमारी फंक्शनिंग है सेल की फंक्शनिंग उसको हाईजैक कर सकता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। डीएनए वायरस नहीं होता, ये आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं होता, वो भी इसके पास है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, और डबल स्ट्रैंडेड ना इसके पास आरएनए होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए एडिनोसिन डीएमाइनेज एक एंजाइम होता है, और इससे क्या होता है फिर यदि इसकी डेफिशिएंसी हो तो हम इस टॉपिक को जीन थेरेपी में पढ़ते हैं, जीन थेरेपी में। और इस एंजाइम की यदि कमी हो जाती है तो एडिनोसिन हमारी बॉडी में नहीं बन पाता और उसकी वजह से काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं वो मिलते हैं। तो ये किस जगह पे जो होती है, कहाँ पे बनता है, ये लिम्फोसाइट्स के अंदर बनता है। लिम्फोसाइट्स क्या है, एक प्रकार की लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड कब बनता है या फिर कहाँ पे होता है, हमारी सेल्स के बीच में सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते थे हम 11th क्लास के अंदर। और वहाँ पे इसके अंदर जो सेल्स होती हैं स्पेशल टाइप की सेल, उनको ही हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। और इन्हीं सेल्स के अंदर है फिर एडीए जो एक एंजाइम है वो बनता है। और इस एंजाइम की कमी की वजह से फिर क्या है, काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं वो बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। 4 years ओल्ड गर्ल है, उसको जीन थेरेपी से ट्रीट किया गया था, तो वो भी हमारी बुक के अंदर डिस्कशन मिलता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाले टॉपिक में। उसके बाद ए प्रोटॉक्सिन। प्रोटॉक्सिन क्या होता है, प्रो मतलब एक प्रकार की इनएक्टिव फॉर्म किसकी, टॉक्सिन की, और इसी इनएक्टिव फॉर्म को फिर एक्टिव किया जाता है। टॉक्सिक है या टॉक्सिन है वो एक्टिव कब होता है, जब ये मिडगट ऑफ इंटेस्टाइन में जाता है या फिर मिडगट ऑफ द इंसेक्ट में जाता है ना, तब ये एक्टिव होता है। तो प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव टॉक्सिन के लिए किया गया यूज हम बोल सकते हैं वर्ड है यहाँ पे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, पैथो मतलब पैथोजन से रिलेटेड। पैथोजन्स क्या होते हैं, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और फिजियोलॉजी क्या होती है, वर्किंग ऑफ बॉडी या फिर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी को, फंक्शनिंग
ऑफ बॉडी ऑर्गन्स भी हम बोल सकते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। और पैथोजेंस की वजह से जब बॉडी ऑर्गन्स क्या है वो नॉर्मल तो काम नहीं करेंगे, सिंपली क्या होएगा, उनके फंक्शंस अल्टर्ड हो जाएंगे। अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ द होस्ट की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। और इसमें क्या किया जाता है, मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, या फिर खासकर पैथो वर्ड पैथोजन से रिलेटेड है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं ना, उसकी वजह से बोल सकते हैं हम इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, बॉडी नॉर्मल ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती। नेक्स्ट, द ट्रिगर्स फॉर इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन इन बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बीटी के जो भी हम बोल सकते हैं एक प्रकार का जो जीन है, और वो जीन प्रोटीन बनाता है, कौन सा प्रोटॉक्सिन रिलीज करता है, उसके एक्टिवेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है, ये बार बार हम डिस्कस करते आ रहे हैं। एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट, एल्केलाइन मतलब बेसिक पीएच, और ये तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। जो स्टमक होता है इसके अंदर जो पीएच है वो क्या रहती है, वो रहती है एसिडिक पीएच। और जबकि एसिडिक किसकी वजह से, HCl की वजह से। और जबकि जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड जाता है, इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड है वहां पे पीएच क्या रहती है, वो एल्केलाइन पीएच होती है। और एल्केलाइन पीएच किसकी वजह से होती है, जो बाइल जूस, और बाइल जूस में भी स्पेशली कौन, बाइल साल्ट। बाइल साल्ट वही है जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाते हैं, उनकी वजह से एल्केलाइन पीएच है उसको बनाया जाता है। अब ये पीएच को क्यों चेंज किया जाता है, इस चेंज की क्या जरूरत है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो भी इंजाइम होते हैं वो एसिडिक पीएच में काम कर सकते हैं, जबकि हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल इंजाइम्स है या पैनक्रिएटिक इंजाइम्स हैं, उनको एल्केलाइन पीएच ही चाहिए होता है, तभी वो क्या कर सकते हैं, अपना फंक्शन कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म्स जो होती हैं इंजाइम्स की, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंजाइम या इनएक्टिव इंजाइम्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं इन पार्टिकुलर पीएच पे। तो वहीं यहाँ पे आया हुआ है कि एल्केलाइन पीएच गट होती है ना लार्वा की, उसके अंदर आके हमारा जो प्रोटॉक्सिन है वो फंक्शनल हो जाता है, और उसकी वजह से वो लाइसिस कोज कर सकता है, इंटेस्टाइनल वाल में ब्रेक डाउन कर सकता है, और इन्फेक्शन से जो हमारा लार्वा है ना वो किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोट बस्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस। ये हालांकि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी आपको थोड़ा सा आ गया है क्वेश्चन। तो क्लोट बस्टर हमने पढ़ा था किससे बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया से। और कौन सा एक मेडिकल प्रोडक्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसी तरीके का हमने साइक्लोस्पोरिन भी पढ़ा था, ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, पढ़ा था ना, इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करता है। स्टेटिन क्या है, एक प्रकार का कोलेस्ट्रोल लेवल कम करता है, कोलेस्ट्रोल लेवल है ना उसको कम करने का काम करता है, और इसके हमने सोर्सेज भी पढ़े थे। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार का एंटी होता है, एंटीबायोटिक्स, और इसके बारे में तो स्ट्रेप्टोकोकस से ही मिलता जुलता नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। और क्या करता है, क्लोट बस्टर मतलब हमारी ब्लड क्लोटिंग को रोकता है, या ब्लड क्लोटिंग हो जाती है ना हमारे बॉडी के अंदर ही, स्किन पे हो या फिर बाहर इंजरी वगैरह पे हो तो वो तो हेल्पफुल है, यदि लेकिन बॉडी के अंदर ही हो, ब्लड वेसल्स में हो, तो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक अटैक जैसी प्रॉब्लम है वो क्रिएट कर सकती है। उसको तोड़ने के लिए, क्लोट को बस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए ही ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है ना जेनेटिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है RDT टेक्नोलॉजी से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, ये तो आपके लिए होमवर्क ही है, इसका क्वेश्चन आप जरूर हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सॉरी जो कमेंट सेक्शन में आप डाल के अपना आंसर दे सकते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसका काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, RNA इंटरफेरेंस हेल्प इन, इसी को हम बोलते हैं RNAi। और RNAi हालांकि हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं, वरना ये नेचुरली भी एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। एक स्टेटमेंट NCERT में कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो RNAi की जो टेक्नोलॉजी है ना इसको नेचुरली भी यूज करती है एज ए मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस, डिफेंस और ऑफेंस दो चीजें होती हैं, इंग्लिश के वर्ड हैं ये। डिफेंस में अपनी खुद की सुरक्षा करनी होती है किसी दूसरी चीज से, और ऑफेंस में होता है दूसरे को ऊपर अटैक करना होता है अपनी पावर दिखाने के लिए। तो डिफेंस के रूप में ये जो टेक्निक है RNAi, RNA इंटरफेरेंस, वो यूकैरियोटिक सेल सिंपली करती हैं डिफेंस। और ये NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन, इस तरीके से हर एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या पता कौन सा वर्ड आपको एक क्वेश्चन के रूप में मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे आप के लिए सिंपल एक इंट्रो है
या फिर हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप जैसे इस चैनल के साथ कंटिन्यू हैं तो ऐसे ही आपके लिए एक और चैनल है बायोलॉजी बाय दीपक नैन। इस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग कंटेंट है, जिस तरीके से हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं, तो यदि डिटेल नोट्स चाहिए आपको इन टॉपिक्स के तो आप इस चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको लगभग 700 प्लस वीडियो सेशंस एक सीक्वेंशियल मोड में प्रोवाइड किए हुए हैं, और जहाँ पे आपको बिल्कुल जो प्रोडक्टिव वर्क है या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार के अट्रैक्टिव नोट्स हैं, वो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। और साथ में यहाँ पे आपको 9th और 10th का साइंस का सिलेबस भी डिटेल में पढ़ने को मिल सकता है। और कोई भी सेशन आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कोई टॉपिक अच्छा आपको समझना है, तो उसका भी आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर इस चैनल पे जाके इसके कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमको बता सकते हैं, उसका भी आपको सेपरेट सेशन अच्छे से डिस्कस करवाया जाएगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसजेनिक बासमती राइस। तो बासमती राइस में हम बायोपायरेसी के अंदर भी पढ़ते हैं, बायोपायरेसी, और बायोपायरेसी में इसकी केस स्टडी आती है। केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केस स्टडी वगैरह किस तरीके से बासमती राइस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसजेनिक बासमती राइस। तो बासमती राइस की कौन सी इम्प्रूव्ड क्वालिटी है? गिव्स हाई यील्ड, ज़्यादा पैदावार है, और इज रिच इन विटामिन ए। तो राइस जो चावल है, गोल्डन राइस में भी हालांकि विटामिन ए मिलता है, इसके अलावा बासमती राइस में भी ट्रांसजेनिक प्रोसेस से हम बोल सकते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने जो जीन है विटामिन ए का वो इसमें इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं हम। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, और इंसेक्ट और डिजीज से रिलेटेड भी ऐसा कोई स्पेशल इम्प्रूव्ड क्वालिटी में हमको नहीं मिलता। तो ये आपको विटामिन से और हाई यील्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 years ओल्ड गर्ल विद द एंजाइम डेफिशिएंसी। कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी थी? एडिनोसिन डीएमाइनेज नाम का एक एंजाइम है, इसकी कमी की वजह से। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और जीन थेरेपी जो टॉपिक दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन है बार बार, हालांकि इस टॉपिक को हम डिस्कस भी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय। तो एडीए डेफिशिएंसी को हम क्या क्या तरीके से क्योर कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्टेम सेल्स, और कुछ जो लॉन्गर बोन्स होती हैं, लंबी हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पे होलो स्पेस होता है, वहाँ पे हमारा क्या है, कुछ टाइप की जो सेल्स हैं वो पाई जाती हैं, टिश्यू पाया जाता है, उसी को बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करा के, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होती है ना, ऐसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हम इस एंजाइम की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हो सकती है। तो इसने ये तो नहीं बोला कि परमानेंट क्योर क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन ट्रीटमेंट इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों ट्रीटमेंट से भी हम इसको कुछ क्योर कर सकते हैं, वो बात अलग है कि परमानेंट क्योर में नहीं आ सकते। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यदि अर्ली स्टेज में किया जाए, जैसे कि हमने पढ़ा था अर्ली स्टेज ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, उस केस में जरूर परमानेंट इलाज है इसका हो सकता है। डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो डीएनए और आरएनए सेगमेंट जो कि हम किस में यूज करते हैं, हालांकि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रोब होता है एक, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के टाइम यूज करते हैं, और जीन थेरेपी में भी इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ये फाइंड आउट करने के लिए। कहाँ से टॉपिक है वैसे ये? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो एक हेडिंग बनी हुई है अपनी बुक के अंदर, वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी डिजीज है उसकी सीक्वेंस हमको पता है, उसका हमको आरएनए डीएनए पता होता है, और उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेशल नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे अटैच करवा के रख देते हैं, और जो भी सैंपल है, जिस भी पेशेंट का सैंपल आया टेस्ट करने के लिए, उस सैंपल को फिर इसके ऊपर रन करवाया जाता है, और यहाँ पे देखी जाती है कि हाइब्रिडाइजेशन यदि हो जाती है, कुछ ही जगह पे हो चाहे बेशक, तो वहाँ से हम आइडिया लगा लेते हैं कि उस पर्सन के अंदर उस पार्टिकुलर टाइप का जो प्रोब के अंदर वाली जो सीक्वेंस है ना, इसका मतलब वो सीक्वेंस उस पर्सन के अंदर भी है, इसका मतलब वो पर्सन वहाँ पे डिजीज्ड है, यदि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है।
और लेकिन यदि कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, हमारा सैंपल ऐसे कैसा रन कर जाता है, इसका मतलब पर्सन के अंदर वो डिजीज तो नहीं है, टेस्ट क्या माना जाएगा, वो नेगेटिव माना जाएगा। तो इस तरीके से इसको प्रोब बोला जाता है। वेक्टर तो हमने पढ़ लिया, प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में काम करता है। क्लोन क्या है, आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस की जाती हैं। प्लाज्मिड क्या था, प्लाज्मिड भी एक वेक्टर ही होता है। तो वेक्टर का एग्जाम्पल है प्लाज्मिड। वेक्टर और भी बहुत सारे हो सकते हैं प्लाज्मिड के अलावा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज विच हैव, ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से होते हैं, फॉरेन डीएनए इन सम सेल्स, फॉरेन डीएनए इन ऑल ऑफ दियर सेल्स। तो उनकी सारी की सारी सेल्स में फॉरेन डीएनए मिलेगा ही आपको, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मतलब ये बिल्कुल बर्थ से ही, या फिर हम बोल सकते हैं जाइगोट वाली स्टेज से ही क्या करते हैं, इनके पास फॉरेन डीएनए होता है। और जाइगोट से तो आगे सारी सेल्स बनती हैं, तो हर सेल में वही हमारा फॉरेन डीएनए है या फॉरेन जीन है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो हर सेल में होता है, इसका ऐसा नहीं कुछ पार्टिकुलर सेल में। आरएनए से रिलेटेड तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, डीएनए ही हम पढ़ते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए ही टेक्नोलॉजी नाम का में ही डीएनए आता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज विच इंक्लूड। तो काफ़ी सारे मॉडल हमने तैयार किए हैं टेस्टिंग के लिए या फिर कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तैयार करने के लिए। तो कौन कौन सी डिजीज को हम ये बोल सकते हैं कि क्योर कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटेड अर्थराइटिस और अल्जाइमर। और ये सारे एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, इन सारी डिजीज को ही क्योर किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ऑल ऑफ दीज। तो बुक की लाइनें इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इस तरीके से आज हमने पार्ट सेकंड डिस्कस किया है। इसके पार्ट थर्ड में हम 31 to 45 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। और ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।